Hello friends, in the previous videos we have understood the different types of functions. Namely, we looked at the exponential functions, we looked at trigonometrical functions, then we looked at algebraic functions, we looked at logarithmic functions, and then we looked at inverse trigonometrical functions. So now till now we have looked at these 5 different types of functions. These are the types of functions that we have already seen, their graphs, domain and range, and their differentiation. In case of inverse trigonometrical function, we know these things. Okay. So now let's take some examples based on inverse trigonometrical functions. क्योंकि बाकी फंक्शंस पे तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस वगैरह करे हुए हैं क्लास 11th में भी. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस सिर्फ देख लेते हैं थोड़े बहुत. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको डोमेन, रेंज और ग्राफ्स याद होने चाहिए. ठीक है. तो इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद द डोमेन, रेंज एंड ग्राफ्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, तो फिर आप इन क्वेश्चंस को आराम से हैंडल कर सकते हो. अगर नहीं याद है तो आई विल रिकमेंड कि आप वीडियो शुरू करने से पहले एक बार उनको याद कर लो. ओनली देन यू विल अप्रिशिएट द अप्रोचेस. ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. यहाँ पे मुझे दिया हुआ है साइन 2π/3 इज इक्वल टू √3/2. ठीक है. तो अब ध्यान से देखो, आई कैन राइट दिस एज साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स √3/2 इज इक्वल टू, अब मुझे एक ऐसा एंगल ढूंढना है बिटवीन -π/2 एंड π/2 जिसका साइन लेने पे √3/2 आता हो, एंड दैट एंगल इज π/3. सो द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट इज π/3. ठीक है. सो दैट्स वी सॉल्व द फर्स्ट पार्ट. नाउ लेट्स टेक द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. Now we take the second part of the question. The second part is like tan 3π/4 is -1. So now if I convert this into inverse, we write it as tan inverse -1 is equal to, अब हमें tan inverse का आउटपुट चाहिए, और tan inverse का आउटपुट मुझे पता है कि the range of tan inverse is -π/2 to π/2 open intervals. So therefore मुझे एक ऐसा एंगल ढूंढना है इस इंटरवल में जिसकी वैल्यू जो है वो -1 आती हो. तो नाउ दैट एंगल इज क्लियरली -π/4. सो दैट इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट. ठीक है. नाउ लेट्स टेक द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. नाउ वी टेक द थर्ड पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम. थर्ड पार्ट में मुझे चाहिए cos 4π/3, cos 4π/3 इज इक्वल टू -half. So now we're, in terms of inverse, this becomes cos inverse -1/2, cos inverse -1/2 is equal to, now again the range of cos inverse is 0 से पाई तक होती है. तो यदि cos inverse की रेंज 0 से पाई तक है तो मुझे ये ढूंढना होगा कि यार कौन से एंगल का cos लेने पे -half आएगा. तो इन दिस इंटरवल विच द कोसाइन ऑफ विच एंगल इन दिस इंटरवल गिव्स मी द वैल्यू -half. तो क्लियरली दिस एंगल हैज टू बी इन द सेकेंड क्वाड्रेंट. तो ये एंगल आएगा हमारे पास 2π/3. ठीक है. लेट्स टेक द फोर्थ पार्ट. सो वी टेक द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट कहता है कि cot 5π/4 is equal to +1. सॉरी, आई थिंक इट शुड बी -1, राइट. ठीक है. चलो +1. सो नाउ यू हैव टू राइट दिस इन टर्म्स ऑफ इनवर्स. अब इसको इन्वर्स के टर्म्स में कैसे लिखेंगे? विल राइट cot इनवर्स 1 इज इक्वल टू, अब मुझे पता है cot इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेके पाई तक. तो 0 से पाई में विच एंगल हैज़ द cot इक्वल टू 1, कौन से एंगल का cot 1 आता है 0 से पाई में? तो आंसर इज फर्स्ट क्वाड्रेंट π/4. ठीक है. सो दैट सॉल्व्स द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. नाउ लेट्स टेक द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट देखते हैं. तो फिफ्थ पार्ट कह रहा है कि sec 5π/3 इज इक्वल टू 2. sec 5π/3 इज इक्वल टू 2. ठीक है. तो अब इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे हम sec इनवर्स 2, sec इनवर्स 2 इज इक्वल टू, अब sec इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, है ना. तो मुझे
एक ऐसा एंगल चाहिए 0 से पाई के बीच में जिसका हम यदि 0 से पाई में एक ऐसा एंगल जिसका यदि हम सेक लें तो मुझे आंसर 2 मिलता हो। तो ऑब्वियसली ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ही हो सकता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल का सेक 2 आता है, तो दैट इज π/3। ठीक है, एंड नाउ वी टेक लेट्स से द लास्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। Sixth part. The sixth part is cosec 3π/2 is equal to -1। तो अब हमको पता है कि कोसेक 3π/2 की वैल्यू -1 है, तो इसका मतलब कोसेक इनवर्स 1 या कोसेक इनवर्स -1 इज इक्वल टू 3π/2 ये चाहिए। ठीक है, और हमें पता है कोसेक इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 एक्सेप्ट 0। तो इसका मतलब कि -π/2 से π/2 में कौन सा एंगल ऐसा होगा जिसका कोसेक लेने पे मुझे -1 मिलता हो। ठीक है, तो ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, सॉरी ये नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे ये वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू -π/2 से π/2 में कौन सा एंगल का कोसेक -1 देगा, सो दिस इज -π/2। So with this we complete the 6 parts of the question. So again a simple question, लेकिन आपको मेन चीज़ जो समझ में आनी चाहिए कि किस तरह से हम रेंज का इस्तेमाल करते हैं in solving the problems. We now move to the next problem. So let's take this question now. So you are given a function fx. You are given this function fx, which is a plus b cos inverse x. आपको बोला है कि इस फंक्शन की डोमेन और रेंज दोनों सेम है, आर सेम, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू b माइनस ए। ठीक है, तो मेन चीज़ है कि देयर इज अ फंक्शन, सो देयर इज अ फंक्शन fx इक्वल्स टू a प्लस b cos इनवर्स x वेयर b इज ग्रेटर देन 0। और इस फंक्शन की डोमेन पहले देखते हैं ना, लेट्स सी द डोमेन। तो डोमेन में मुझे पता है कि यार ये cos इनवर्स जो है, दिस cos इनवर्स ये वाला तो तभी मशीन काम करेगा जब x का इनपुट -1 से 1 हो। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज -1 to 1। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं रेंज कितनी आती है। तो लेट्स चेक द रेंज नाउ। सो नाउ वी चेक द रेंज ऑफ द फंक्शन। तो देखो रेंज के लिए कैसे करें, रेंज के लिए व्हाट वी डू इज, इफ यू लुक एट दिस फंक्शन केयरफुली, इसमें से मुझे पता है कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसका आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आता है, इसका आउटपुट आएगा मेरे पास 0 से लेके पाई तक। ठीक है, फिर हमने इसको इस b से मल्टीप्लाई कर दिया, तो b से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आउटपुट होगा वो आउटपुट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगा, 0 से लेके b पाई तक, क्योंकि b पॉजिटिव है ना, तो इसलिए इंटरवल सेम रहा। फिर हमने इसमें a ऐड कर दिया, तो जब हमने इसमें a ऐड कर दिया, इफ आई ऐड a हियर, तो द रेंज बिकम्स a से b पाई प्लस a। ठीक है, रेंज हो गई a से लेके b पाई प्लस a तक। तो आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन, द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज a से b पाई प्लस a। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई डोमेन और रेंज दोनों सेम है, तो यदि बच्चों डोमेन और रेंज दोनों सेम है तब तो आसान हो गया क्वेश्चन। a की वैल्यू -1, क्योंकि अगर डोमेन और रेंज सेम है तो ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, और b पाई प्लस a की वैल्यू +1। तो इसमें यदि हम a को वापस से -1 डालते तो हमारे पास आ जाएगा b पाई इज इक्वल टू, फर्स्ट और सेकेंड का यूज करें तो b पाई इज इक्वल टू 2, विच इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 2/पाई। सो देयरफॉर the value of b minus a becomes 2/pi minus of -1, so that becomes 2/pi plus 1, and that means we have the second option. So again a simple question based on domain of the inverse trigonometrical function, simple domain और range के ऊपर ही था ये। तो let's take another example, एक और देखते हैं। तो चलो यहाँ पे आपको यू हैव टू शो दैट दिस पर्टिकुलर वैल्यूज आर इक्वल टू सम
न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन ऑन द राइट। ठीक है, तो चलो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को देखते हैं पहले। तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा कि भाई अच्छा, इसमें इसने बहुत सारे कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स वगैरह डाल रखे हैं, तो हम एक एक करके सबकी वैल्यूज निकालते हैं। सबसे पहली टर्म आती है कॉस इनवर्स -1/√2। ठीक है, तो कॉस इनवर्स -1/√2 की वैल्यू देखते हैं क्या होगी। तो अब मुझे पता है कॉस इनवर्स का आउटपुट आना चाहिए 0 से पाई में, ये मुझे याद होना चाहिए। और कॉस इनवर्स का आउटपुट 0 से पाई में मतलब कौन से एंगल का कॉस लेने पर मुझे -1/√2 मिलेगा। 0 से पाई में कौन से एंगल का कॉस लेने पे -1/√2 आएगा। तो ये तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, तो दैट मीन्स माई आंसर विल बी, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 3π/4। ठीक है, वी नो दिस वैल्यू नाउ। अच्छा, एक मुझे साइन इनवर्स -1/√2 भी चाहिए, तो लेट्स टेक साइन इनवर्स -1/√2। अब देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो साइन इनवर्स -1/√2 मतलब साइन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से π/2। तो दिस मीन्स मुझे -π/2 से π/2 के बीच में एक ऐसा एंगल चाहिए जिसका साइन लेने पे -1/√2 आ जाए। ये ऑब्वियसली फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉसिबल है, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी इसकी -π/4। फिर तो ये वैल्यू भी मुझे पता चल गई, दिस वैल्यू इज -π/4, और अगली वैल्यू थी मेरे पास +3π/4। ये दो वैल्यूज तो आ गई मेरे पास। नाउ देखते हैं थर्ड वैल्यू कितनी है। थर्ड वैल्यू है बच्चों tan इनवर्स -√3। अब tan इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल्स। तो इसका मतलब मुझे एक ऐसा एंगल ढूंढना है -π/2 से π/2 के बीच में जिसका tan लेने पे -√3 आ जाए। तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, क्योंकि देखो ये जो इंटरवल है दिस इज -π/2 से π/2 मतलब हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक का। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये जो इंटरवल में tan इनवर्स का जो आउटपुट आता है वो फर्स्ट या फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, और चूंकि tan इनवर्स नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि दिस वैल्यू शुड बी इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस इज -π/3। तो अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस था और -π/3 आ रहा है, सो दिस बिकम्स +π/3। और फाइनली अगर हम फोर्थ वैल्यू देखें, लेट्स लुक एट द फोर्थ वैल्यू नाउ। तो फोर्थ वैल्यू थी हमारे पास कॉट इनवर्स -1/√3। तो अब कॉट इनवर्स की रेंज होती है, वापस से हमें पता है इट इज 0 to π। तो इसका मतलब 0 से पाई में कोई एंगल है जिसका कॉट लेने पे -1/√3 आ रहा है, और कॉट निगेटिव आ रहा है तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट होगा। ये जो रीजन है ये डिनोट करता है, दिस इज डिनोटिंग फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। 0 से पाई मतलब फर्स्ट या सेकंड, और कॉट इनवर्स नेगेटिव आना चाहिए, कॉट की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, तो इट हैज़ टू बी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल का कॉट लेने पे मुझे -1/√3 मिलेगा, सो दैट एंगल इज क्लियरली 2π/3। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी अब 2π/3। ठीक है, अब इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो जैसे आप इन सबको ऐड करोगे तो 2π/3 + π/3 इज पाई, एंड दिस इज 3π/4 - π/4 इज π/2। दिस वैल्यू इज π/2 एंड दिस वैल्यू इज पाई। तो दोनों को ऐड करा तो वी गेट 3π/2 विच इज द राइट हैंड साइड। दैट कंप्लीट्स द प्रूफ। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग है ना। सेकेंड पार्ट देखने पर, सेकेंड पार्ट में वो हमसे कहता है कि भाई हमें वैल्यू बतानी है साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5। इसकी वैल्यू मुझे बताना है कितनी होगी। नाउ अंडरस्टैंड दिस केयरफुली। इसमें हम क्या अप्रोच लेते हैं, आई अज्यूम लेट साइन इनवर्स 3/5 मैं मान लेता हूँ ये थीटा के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ सिंस दिस वैल्यू इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब थीटा जो है वो 0 से लेके π/2 के बीच में आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स का आउटपुट -π/2 से π/2 आता है। द आउटपुट ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 टू π/2। साइन इनवर्स का आउटपुट -π/2 से π/2 आता है ना, और मैं 3/5 देख रहा हूँ, तो 3/5 तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब इट हैज़ टू बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये 0 से
π/2 तक ही रहेगा थीटा, विच मीन्स दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 where theta belongs to 0 to π/2। और जो मुझे वैल्यू चाहिए बच्चों वो कौन सी चाहिए? आई वॉन्ट द वैल्यू साइन 2 थीटा, है ना, क्योंकि इसको मैंने थीटा अज्यूम करा था, सो दिस बिकम साइन 2 थीटा, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। सो नाउ द वैल्यू ऑफ साइन 2 थीटा विल बी इक्वल टू, दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, तो साइन थीटा तो मुझे पता है, आई नो दिस वैल्यू साइन थीटा इज 3/5, तो ये वैल्यू तो मुझे पता है, दिस इज 3/5। बट देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, ये कैसे आएगा? तो ये भी भाई बहुत आसान है, वी सिंपली ड्रॉ राइट ट्रायंगल, और ये एंगल हम मान लेते हैं थीटा। साइन थीटा की वैल्यू है 3/5, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5, बेस हो जाएगा 4 यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा बिकम्स 4/5। ठीक है, सो नाउ दिस एक्सप्रेशन विल सिंप्लीफाई टू 2 into 12/25 which is same as 24/25, और यही शायद हमें प्रूव करना था। यू आर सपोज्ड टू प्रूव दिस। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, द लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस। और ये अभी बहुत सिंपल क्वेश्चंस है ना, वी आर जस्ट यूटिलाइजिंग द बेसिक नोशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उनकी डोमेन रेंज क्या होती है और उनके ग्राफ्स कैसे होते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर, तो हम सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अभी। तो लेट्स टेक द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अच्छा, ये देखने में बहुत अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है, बिकॉज यू फाइंड सम पावर्स लाइक ये 2014 है ना, तो फिर यहाँ पे आप देखोगे ये 2013 आ गया, और फ्रैक्शंस XYZ लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन में। यू कैन लिटरली किल दिस क्वेश्चन वंस यू गेट द की आइडिया करेक्ट। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, ये वैल्यू मुझे दे रखी है 3π। अच्छा, अब इस रिलेशन को अगर आप ध्यान से सोचो तो मुझे पता है कि cos इनवर्स की वैल्यू पाई से छोटी होगी, cos इनवर्स इसकी वैल्यू भी पाई से छोटी होती है, cos इनवर्स z की वैल्यू भी पाई से छोटी होगी। तो यदि हम इन तीनों को ऐड करें तो मुझे पता है कि लेफ्ट हैंड साइड विल बी लेस देन इक्वल टू 3π, द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड शुड बी लेस देन इक्वल टू 3π, क्योंकि cos इनवर्स पाई से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो अगर 3 cos इनवर्स ऐड हो रहे हैं तो उनकी मैक्सिमम वैल्यू 3π हो सकती है। और इंटरेस्टिंगली राइट साइड जो है ये भी 3π दिया हुआ है, राइट साइड इज ऑल्सो 3π। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि देयरफॉर cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स y इज इक्वल टू cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। ये रिलेशन तभी होल्ड कर सकता है कि तीनों ही पाई के बराबर हो जाए, क्योंकि यदि इनमें से मैंने किसी को भी पाई से छोटा कर दिया, सपोज अगर मैं इसको पाई से छोटा कर दूं, लेट्स से मेक इट पाई माइनस सम क्वांटिटी k, तो फिर मुझे सम पाई बनाने के लिए किसी को तो पाई से बड़ा करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसको मुझे k पाई से बड़ा करना पड़ेगा, विच इज नॉट अलाउड, cos इनवर्स पाई से बड़ा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप किसी को पाई से छोटा भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम किसी को बड़ा नहीं कर सकते, तो तीनों का सम पाई चाहिए। तो वी गेट दिस वैल्यू, और इसका मतलब हुआ दिस कंडीशन इम्प्लाइज कि भाई cos इनवर्स x की वैल्यू यदि पाई के बराबर है तो दिस मीन्स x की वैल्यू किसके बराबर होगी? -1, y की वैल्यू भी -1, z की वैल्यू भी -1, एंड वंस यू गेट द वैल्यूज ऑफ x, y, z, वी सिंपली प्लग इन द वैल्यूज हियर टू गेट द आंसर एज 3 + 6/-3 which is same as 1. So this expression simplifies to 1.